गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं प्रगति द्विवेदी आपका स्वागत करती हूँ सत्यादि शर्मा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दिसंबर जैसा कि चालू हो गया है और हमारा जो नवंबर का जो बचा हुआ करंट अफेयर है, मैं उत्तर प्रदेश चली गई थी तो आप लोग घबराएं नहीं। डेली इन क्वेश्चंस में मैं आपके कुछ क्वेश्चंस नवंबर के भी ले लिया करूंगी, जिससे आपका नवंबर का जो छूटा है वो कवर हो जाए। और आपसे मैं वीडियो में लास्ट में रोज क्वेश्चंस पूछती हूँ, तो उनके क्वेश्चंस इसलिए पूछती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे आंसर दे सकें और मुझे भी पता चलता रहे कि आप कितने अपडेटेड रहते हैं। तो अब हमारी बारी आती है दिसंबर के करंट को लेके, तो हम शुरुआत करते हैं दिसंबर के करंट को। अब देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने वर्ष 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर किससे घोषित किया है। ये मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ये क्या है? ये एक्चुअली एक यूएसए की डिक्शनरी है जो हर साल क्या करती है, वर्ड ऑफ द ईयर। जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी करती है वैसे ही कौन करती है, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी। तो इसने अभी हाल ही में अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो वो कौन सा किया है? ये किया है कौन सा, वैक्सीन। वैक्सीन इन्होंने क्या किया है, वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। और आपको अगर याद हो वैक्स, तो वैक्स किसने घोषित किया था? तो वैक्स मैं बता चुकी हूं कि ये किया था ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर यानी मैं 2021 की ही बात कर रही हूं, कौन सा है, वैक्स। अब बात आई एनएफटी, तो एनएफटी क्या है, एनएफटी कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर वर्ड है। तो आपको ये तीनों एक साथ याद रखने हैं कि एनएफटी है कॉलिंस का, वैक्स है ऑक्सफोर्ड और वैक्सीन है मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के वर्ड ऑफ द ईयर 2021 किए गए हैं, चूज किए गए हैं। चलिए अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्ष 2025 तक किस देश में दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बनाया जाएगा। तैरता हुआ शहर बनाया जाएगा समुद्र में, क्या किस कंट्री में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा कहाँ, दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया में दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बनाया जाएगा। अब अगर मैं बात करूं कि इसकी जरूरत क्या पड़ी और इसको क्यों बनाया जा रहा है, कब से कब तक चलेगा, तो 2025 तक इसका टारगेट है, मतलब 2025 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। कहाँ बन रहा है? तो दक्षिण कोरिया में बुसान के तट पर। कौन से तट पर? बुसान के तट पर। क्यों बन रहा है? अब जैसे मैंने कहा कि ये क्यों बन रहा है, इसकी क्या जरूरत पड़ी? तो जरूरत ये पड़ी कि समुद्र में बढ़ते जल स्तर के कारण बाढ़ से निपटने के लिए पहला तैरता हुआ शहर बनाया जाएगा दक्षिण कोरिया के बुसान तट पे। अब ये किस किस की संयुक्त प्रयास हैं? तो ये हैं यूएन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम और OCEANIX की ये संयुक्त क्या है, प्रयास है इन दोनों का। अब बात करें हम दक्षिण कोरिया, तो दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है, सियोल। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल, राष्ट्रपति मून जेइन और मुद्रा की अगर मैं बात करूं तो कोरियन रिपब्लिक। अब दक्षिण कोरिया को लेके मैं एक और अभी करंट में बात काफी चर्चा में थी कि दक्षिण कोरिया ने गिरगिट जैसी त्वचा, आपको अगर याद हो, गिरगिट जैसी त्वचा विकसित की है। गिरगिट जैसी त्वचा कहने का मतलब वो जो स्किन बनाई है वो क्या करती है, रंग बदलती है। गिरगिट का काम क्या होता है, रंग बदलना। तो ऐसी जो स्किन है वो किसने डेवलप की है, दक्षिण कोरिया में डेवलप की गई है, वो काफी चर्चा में भी रहा था। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ट्विटर का नया सीईओ कौन बनाया गया है? सबसे काफी कम उम्र के हैं ये, जो अभी इंडियन हैं और भारतीय मूल के हैं, जैसा कि आप देख रहे हो। तो अब बात आती है कि आपने मोस्टली देखा होगा कि जैसे मैं अगर बात करूं गूगल के कौन है सीईओ, सुंदर पिचाई, अभी भारतीय मूल के ये बने। और भी और कंपनीज आपने देखी, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब, तो इनके क्या है, जो सीईओ है वो कौन है, भारतीय। तो इसका क्या कारण है, मतलब ऐसा ही क्यों हो रहा है कि सीईओ जो है वो भारतीय चूज किए जा रहे हैं? तो अगर आप लोगों के मन में ऐसा कोई इसका जवाब आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, और बाकी मैं कल आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक, मूल आप देख लेना, ज्यादातर मोस्टली जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसके जो सीईओ हैं वो इंडियंस ही हैं। देखना, अब बताना कि ऐसा क्यों है।
ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, पराग अग्रवाल। पराग अग्रवाल ये आपके सामने हैं, ये सबसे कम उम्र के हैं, मतलब 37 उम्र के हैं, 37 साल के हैं ये। और ये कौन बन गए हैं, ट्विटर के सीईओ, जो कौन है, इंडियन है, पराग अग्रवाल। ये किसको रिप्लेस करेंगे, तो ये करेंगे जैक डॉर्जी को। जैक डॉर्जी के स्थान पर इनको नियुक्त किया गया है। और ये क्या है कि इनकी उम्र जैसा कि मैंने अभी बताया कि कितनी है, 37 साल, काफी कम उम्र के हैं। अब पराग अग्रवाल के बारे में बात करूं तो इन्होंने आईआईटी बॉम्बे से क्या किया है, स्नातक किया है पराग अग्रवाल ने, जो अभी हाल ही में ट्विटर के सीईओ नियुक्त किए गए हैं। बात आई यहाँ ट्विटर की। ट्विटर का गठन यानी कब हुई थी स्थापना, 21 मार्च 2006 में। मुख्यालय कहाँ है, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में। तो आपको इतना याद रखना है ट्विटर के बारे में, पराग अग्रवाल को नहीं भूलना है। और बताना भी है कि मोस्टली जो है वो इंडियंस ही क्यों आ रहे हैं ये बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ के रूप में, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4, 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित होगा। 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, तो इसका जो आयोजन होगा वो कहाँ होगा, गोवा में। गोवा में ही मैंने आपको एक बताया था IFFI, अगर आपको याद हो, का 52वां संस्करण, कितनेवां, 52वां। ये क्या है IFFI, तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, यानी IFFI हर साल कहाँ आयोजित होता है, गोवा में ही होता है। अभी 52वां संस्करण इसका कहाँ हुआ है, गोवा में ही हुआ है। और अब मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, तो ये कहाँ हुआ है, गोवा में। कौन सा है संस्करण, तो ये है 7वां। कौन सा संस्करण है, 7वां, जो अभी गोवा में आयोजित हुआ है। कब से कब तक चलेगा, तो 10 से 13 दिसंबर, 10 तारीख से स्टार्ट होगा और 13 दिसंबर तक चलेगा। गोवा के पणजी में आयोजित हो रहा है। शुरुआत कब से हुई थी इसकी, इस डे को मनाने की, तो 2015 से हुई थी। नई दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई थी 2015 से। संस्करण जैसा कि अभी मैंने बताया 7वां। थीम, इस बार की थीम क्या है, थीम ये है समृद्ध भारत के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में रचनात्मकता का जश्न मनाना, ये इस बार की थीम है। आपके लिए थीम थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इसीलिए मैं थीम लाती हूँ कि क्योंकि एग्जाम में कभी कभी आपसे ये ना पूछ के कि कौन सा संस्करण या कब मनाया जाता है, ये पूछ लेते हैं कि इस बार की थीम क्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए IPI इंडिया अवार्ड, ये क्या IPI इंडिया अवार्ड किस में दिया जाता है, पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। तो 2021 में कितने लोगों को इससे सम्मानित किया गया है, तो मैं बात करूं इन चारों को, यानी उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। क्या, श्रीनिवासन जैन, मरियम अलाबी, लक्ष्मी सुब्रमण्यम और भानु प्रकाश चंद। ये श्रीनिवासन जैन और मरियम अलाबी ये NDTV से हैं और इन्होंने ये जो यूपी के लव जिहाद का जो मुद्दा चल रहा था, उस मामले के तहत इनको ये अवार्ड दिया गया है। किस मामले के तहत, लव जिहाद का जो मामला चल रहा था यूपी में। लव जिहाद का नहीं सुना आपने कि लव जिहाद के काफी कड़े कानून बनाए गए थे लव जिहाद के खिलाफ। NDTV के कौन है, श्रीनिवासन जैन और मरियम अलाबी। और द वीक के हैं लक्ष्मी सुब्रमण्यम और भानु प्रकाश चंद। इनको याद रखना क्योंकि ये किस उससे हैं आपसे पूछ सकते हैं। इनको क्यों दिया गया है, तो यूपी के लव जिहाद मामले को उजागर करने के लिए। इन्होंने जो लव जिहाद का मामला था उसको काफी उजागर किया था, इसीलिए इन्हें ये IPI अवार्ड दिया गया है। द इंडियन एक्सप्रेस की, अब ये 2021 के लिए, अब 2020 का ही 21 में ही दिया गया है, 2020 का। तो 2020 का किसको मिला है, ऋतिका चोपड़ा को। किसको मिला है, ऋतिका चोपड़ा को 2020 में उत्कृष्टता के लिए ये IPI अवार्ड से सम्मानित किया गया है। IPI का फुल फॉर्म इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट। स्थापना कब हुई थी, 1950 में। और मुख्यालय कहाँ है, वियना ऑस्ट्रिया में। ये आपको इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो ये बने हैं कौन, सौरभ घोषाल। आपके सामने जो ये पिक्चर है ये कौन है, ये है सौरभ घोषाल। ये पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप जीती है, इसीलिए इनको याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही मैं लेके आती हूँ, क्योंकि भले ही मैं क्वेश्चंस कम कराती हूँ, लेकिन ऐसा रहता है कि जो डे का टारगेट है वो आपका कंप्लीट हो।
तो एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, ना ये समझना है कि अरे ये तो कोई काम का नहीं है ना। किसको हरा के जीता है? तो ये जीता है कोलंबिया के मिगुएल रोड्रिगेज को। मिगुएल रोड्रिगेज को इन्होंने हराया है। सौरभ घोषाल मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। देखो पहले पे मैं बार बार जोर देती हूँ, तो आपको भी पहला याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि वो पहला है, इसलिए पहला और लास्ट है ना। मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में अगर महिला की बात करूँ, ये तो मैंने पुरुष का बताया, महिला का किसने जीता है? तो मलेशिया की हैं आइफा आजमान। किसने? मलेशिया की आइफा आजमान ने ये अवार्ड जीता है। तो आपको दोनों याद रखने हैं, मेल और फीमेल में कौन रहा है, मेल में इंडियंस है। क्वेश्चन नंबर 7 है संस्कृति और रचनात्मक उद्योगों के लिए यूनेस्को का गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया? यूनेस्को का। तो संस्कृति और रचनात्मक उद्योगों के लिए तो ये बनाया गया किसको? नाओमी कावासे। नाओमी कावासे कहाँ की हैं? तो ये जापान की हैं। और ये कौन है? तो ये फिल्म डायरेक्टर हैं नाओमी कावासे। ये हैं आपके सामने नाओमी कावासे। इनको क्या किया गया है? गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है यूनेस्को का। अब अगर मैं बात करूं तो ये कौन है? फिल्म डायरेक्टर हैं। कहाँ की हैं? जापान की हैं। जापान की हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं। और इन्होंने 2007 में अपनी फिल्म कौन सी? द मॉर्निंग फॉरेस्ट के लिए कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स जीता था। कब? 2007 में। पिक्चर कौन सी थी? द मॉर्निंग फॉरेस्ट। द मॉर्निंग फॉरेस्ट के लिए इन्हें कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने जीता था। फिर 2013 में इन्होंने कांस फिल्म फेस्टिवल में ही 66वें संस्करण के ज्यूरी के रूप में भी काम किया था। ज्यूरी आप लोग समझते हैं, ज्यूरी मतलब जज। जब एक साथ कई जज बैठे होते हैं तो उसे ज्यूरी कहा जाता है। कलेक्शन नाउन का ये कलेक्शन नाउन का क्या है? एग्जाम्पल है। ठीक है, चलो फिर अब यूनेस्को याद हो गया होगा, स्थापना 1945, हेडक्वार्टर पेरिस और अध्यक्ष आंद्रे अजोले। यूनेस्को के अध्यक्ष कौन है? आंद्रे अजोले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है अरुणाचल प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया है सबका भाई मुन्ना भाई, MBBS। हाँ वही। तो आप पहचान गए होंगे कौन? संजय दत्त। संजय दत्त को अभी अरुणाचल प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब बात आती है कि इनको क्या जरूरत पड़ी बनाने की ब्रांड एम्बेसडर, वो भी अरुणाचल प्रदेश की। तो ये किस सीरीज क्या काम करेंगे? ये क्या करेंगे? संजय दत्त मादक द्रव्य यानी शराब के सेवन पर पहल की सीरीज पर राज्य के स्थानीय युवाओं से जुड़ेंगे। कौन? संजय दत्त। और सलाहकार के रूप में अगर मैं बात करूं तो राहुल मित्रा को चुना गया है ब्रांड सलाहकार। राहुल मित्रा कौन है? ब्रांड सलाहकार। और ब्रांड एम्बेसडर है संजय दत्त। तो दोनों को याद रखना है। अब इन्हें इनको क्यों चुना गया? 29 नवंबर 2021 को अरुणाचल प्रदेश के राज्य नामांकन की 50वीं वर्षगांठ यानी गोल्डन जुबली। 50 हो जाए तो गोल्डन जुबली, 25 रहे तो सिल्वर जुबली। ठीक, तो उन्हें इसी बात पर किया गया। अब बात आई कि भाई अरुणाचल प्रदेश का आपको पुराना नाम याद है क्या? निफा। हाँ, अगर याद हो तो क्या था? ये था। अब ये क्या था? ये क्या था? N फॉर नॉर्थ, E फॉर ईस्ट, क्या था? नेफा। नेफा यानी N फॉर नॉर्थ, ईस्ट, फिर F से फ्रंटियर और A से एजेंसी यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ये इसका फुल फॉर्म था नेफा का। पहले इसका ये नाम था, अभी चेंज हो गया है। उसी की 50वीं वर्षगांठ पर क्या किया गया है? संजय दत्त को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। संजय दत्त मोस्ट इंपॉर्टेंट, दुबई का गोल्डन वीजा पाने वाले पहले भारतीय बने, ये याद रखना है। किसको? संजय दत्त। संजय दत्त दुबई का गोल्डन वीजा पाने वाले पहले भारतीय, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। इसको हाईलाइट कर लें, और लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लिखने के बाद हाईलाइट कर लें क्योंकि आपसे पूछ सकते हैं पहले भारतीय बने ना, इसलिए। स्टार्टअप इंडिया ग्रैंड चैलेंज 2021 का खिताब किसने जीता है? स्टार्टअप इंडिया ग्रैंड चैलेंज का खिताब जीता है किसने? शासकन मेडिटेक। शासकन मेडिटेक ने स्टार्टअप इंडिया ग्रैंड चैलेंज 2021 का खिताब जीता है। ये एक्चुअली है क्या? ये क्या है कि एक स्टार्टअप वो है, इनको क्यों दिया गया है ये अवार्ड, ये भी जान लेते हैं। शासकन मेडिटेक क्या है? केरल स्थित चिकित्सा प्रौद्योगिकी स्टार्टअप है।
कैसा? चिकित्सा प्रौद्योगिकी स्टार्टअप है, तो ऑब्वियस सी बात है चिकित्सा से रिलेटेड है, तो चिकित्सा में ही कुछ किया होगा तभी इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो इन्होंने क्या किया है? इन्होंने ओरल स्कैन क्या है? विकसित किया है, जो कैंसर के घाव को शीघ्र, सटीक और लागत प्रभावी पता लगाने के लिए एक हाथ में पकड़ने वाला उपकरण है। ओरल स्कैन क्या है? कैंसर को तुरंत पकड़ेगा और कम लागत में, मतलब कैंसर का जो इलाज होता है वो काफी महंगा होता है, तो उसी के लिए ओरल स्कैन ये विकसित की गई है। कम लागत में ये कैंसर को तुरंत पकड़ लेगा, इसीलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। अब किया किसने ये पुरस्कार प्रदान? तो अभी अमिताभ कांत, जो कौन है? नीति आयोग के सीईओ। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के द्वारा इनको ये अवार्ड दिया गया है, और अनुदान के रूप में 15 लाख रुपए दिए गए हैं कि आप और भी कुछ करना चाहें, मतलब इसमें और भी कुछ डेवलप करना चाहें तो वो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस देश ने ईरान के साथ गैस स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ईरान के साथ समझौते किए हैं, तो ये किसने किया है? ये किया है उपरोक्त दोनों, यानी अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान। गैस स्वैप कहने का मतलब आदान प्रदान, गैस का आदान प्रदान, तो ये किसने किया है ईरान के साथ? तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान, इन दोनों देशों ने ये समझौता किया है। अब ये समझौता क्या है? तो ये है कि जो हमारा गैस स्वैपिंग का समझौता है वो हर साल गैस स्वैप की जाएगी इनसे, मतलब गैस स्वैप समझौते के तहत ईरान तुर्कमेनिस्तान से गैस प्राप्त करेगा। जो ईरान है वो कहां से गैस प्राप्त करेगा? तुर्कमेनिस्तान से, और अजरबैजान को अस्तारा सीमा पर एक समान राशि वितरित करेगा, इसलिए ये समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये क्या होगा? प्रतिवर्ष कितनी गैस देगा? तो ये देगा 2 बिलियन क्यूबिक मीटर, ये याद रखना, कितनी? 2 बिलियन क्यूबिक मीटर तक के गैस स्वैपिंग के लिए इस पे समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किस फुटबॉलर ने 7वीं बार, कितनी बार? 7वीं बार बैलन डी'ओर खिताब जीता है? बैलन डी'ओर क्या होता है? जो सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर होता है उसको दिया जाता है। तो 7वीं बार किसको मिला है? तो ये मिला है, आप लोग जो सोच रहे हैं वो नहीं है, ये दिया गया है लियोनेल मेसी को। आपके मन में आ रहे होंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नहीं, इन्होंने 7 बार जीता है लियोनेल मेसी ने, जबकि इनने अभी केवल 5 बार ही जीत पाया है। कितनी बार? 5 बार, इसीलिए ये पीछे हैं, और जबकि जो लियोनेल मेसी है इन्होंने 7 बार ये अवार्ड को जीत लिया है। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये अवार्ड दिया क्यों जाता है, जो सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर होता है उसको दिया जाता है, यानी 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर कौन हुए? लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी कहाँ के खिलाड़ी हैं? अर्जेंटीना के, और ये बार्सिलोना क्लब से खेलते थे, अब नहीं खेलते हैं, खेलते थे। कौन से क्लब से? बार्सिलोना क्लब से। आप कौन से क्लब से खेलते हैं? तो ये आप पेरिस सेंट जर्मन की एक तरफ से खेलते हैं। कौन सी क्लब से? पेरिस सेंट। तो ये याद रखना है कि ये बार्सिलोना क्लब छोड़ चुके हैं, जब थे तो उन्होंने 672 गोल दागे थे। किसने? लियोनेल मेसी ने। चलिए नेक्स्ट, अब महिला वर्ग में किसने जीता है? तो महिला वर्ग में जीता है एलेक्सिया पुतेलास। एलेक्सिया पुतेलास ने बैलन डी'ओर का खिताब जीता है महिला में, यानी फीमेल में। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जैसे मैंने अभी बताया कि वो केवल अभी 5 बार ही जीते हैं, इसीलिए वो पीछे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में चीन ने कौन सा संचार उपग्रह लॉन्च किया है? संचार उपग्रह कौन सा लॉन्च किया है? चीन ने। तो चीन ने किया है कौन सा? जोंगजिंग 1D। जोंगजिंग 1D अभी हाल ही में संचार उपग्रह लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? तो चीन के द्वारा। अब अगर मैं बात करती हूं आगे, एक आपने सुना होगा अगर फाल्कन 9, ये जो रॉकेट है ये काफी दुनिया का पहला ऐसा रॉकेट है जो रीयूजेबल है। रीयूजेबल कहने का मतलब ये जो रॉकेट जाते हैं पार्ट्स बाई पार्ट, जैसे ऐसे गया ऐसे ऐसे टूटता और एंड में क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। लेकिन फाल्कन 9 एक ऐसा रॉकेट है जो क्या है, किसकी एजेंसी है? तो ये स्पेस एक्स का है, स्पेस एक्स का है फाल्कन 9। और जो एक रीयूजेबल कहने का मतलब कि ये जाके खत्म नहीं होता है, हो आता है फिर वापस आ जाता है कि फिर से यूज कर लो, है ना। तो फाल्कन 9 को आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और भारत के रॉकेट की अगर मैं बात करूं, भारत के पास कौन कौन से रॉकेट हैं?
तो PSLV और GSLV। तो ये भी याद रखना है कि भारत के पास 2 रॉकेट है, फॉल्कन 9 कहाँ की है, तो स्पेस एक्स। अब बात करें आगे नेक्स्ट कि ये इस किसके द्वारा इसको किसके तहत लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है जिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से। कहां से, जिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इसको लॉन्च किया गया है। रॉकेट कौन सा है, लॉन्ग मार्च 3B। लॉन्ग मार्च 3B का ये 399वां लॉन्च था, मतलब एक और हुआ 400 हो जाएंगे। कितने बार, 399। तो ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में भाग लिया है। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में किसने भाग लिया है, तो ये लिया है, आपके ऑप्शंस हैं मालदीव और श्रीलंका, यानी उपयुक्त दोनों ने मिलकर क्या किया है, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में भाग लिया है। अब अगर मैं आगे बात करती हूँ इसके डिटेल को लेके कि ये क्या है, तो ये तीनों देशों की नौसेनाओं के बीच कहाँ आयोजित होगा, हिंद महासागर क्षेत्र में। इसका मतलब ये है कि हिंद महासागर के आसपास कोई भी आपदा आती है तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इन लोगों को देखना पड़ेगा, है ना। तो हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए इसको क्या किया है कि आयोजित किया गया है, किसको, कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया। आयोजन कब से कब तक, 27 से 28 नवंबर 2021 तक, मतलब हो चुका है। मालदीव की राजधानी माले है, राष्ट्रपति कौन है, इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। तो कुछ कंट्रीज का मैं बता देती हूँ तो आप लोग याद रखा करें। और राष्ट्रपति, अब अगर मैं बात करूँ मुद्रा, तो मुद्रा क्या है, मालदीवियन रुपया। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनपुरे, याद होगी आपको, है ना, कोटिटी। राष्ट्रपति कौन है, गोतांबिया राजपक्षे, और मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। दोनों कंट्रीज का याद रखना। मोस्टली डॉलर, कभी कभी करेंसी भी पूछ लेते हैं। देखो एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है, कहाँ कब से कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पढ़ना है ना। जितना पढ़ लो वो कम ही रहता है। ऐसा नहीं सोचना है कि जरा सा हमें नॉलेज हो गई तो हम बहुत बड़े ज्ञाता हो गए। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में कब एनसीसी ने अपना 73वां स्थापना दिवस मनाया। 73वां स्थापना दिवस मनाया गया है एनसीसी के द्वारा। तो ये कब मनाया गया, 28 नवंबर। अब आप ये मत सोचना कि एनसीसी हर साल 28 नवंबर को ही मनाया जाता है, जी नहीं, ये 4th संडे को मनाया जाता है। कब, 4th संडे। अब बाय चांस ये संडे जो है वो कब पड़ा, 28 नवंबर को। तो बस ये याद रखना है, नवंबर के 4th संडे को क्या मनाया जाता है, एनसीसी स्थापना दिवस। और अभी हाल ही में कितनेवा बना है, तो 73वां। चलिए अब आगे बात करते हैं एनसीसी को लेके कि भारतीय सशस्त्र बलों की ये क्या है, एक युवा शाखा और दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी, ये बात याद रखना, वर्दीधारी युवा संगठन है। दुनिया की बात कर रही हूं मैं, एनसीसी दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई थी। स्थापना मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली। तो इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और आपको याद रखना है। महानिदेशक कौन है, महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरवीर पाल सिंह, इसके कौन है, महानिदेशक, किसके, एनसीसी के। चलिए अब यहाँ तक थे आपके क्वेश्चन। अब हम बात कर लेते हैं आपके रिवीजन पे, आपको कितना याद हुआ आप भी चेक करते जाएं। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने वर्ष 2021 का बर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है, तो किया है वैक्सीन को। वैक्स और एनएफटी अलग है, मैं बता चुकी हूँ। वर्ष 2025 तक किस देश में दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बनाया जाएगा, जिस देश ने गिरगिट जैसी त्वचा को विकसित किया है, तो वो किसने किया है, दक्षिण कोरिया। तो इसका सही आंसर क्या है, दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ट्विटर का नया सीईओ, तो मैंने आपको बताया कि जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो क्या हो रही हैं, उनके जो सीईओ बन रहे हैं वो इंडियंस बन रहे हैं। तो आप क्या मुझे रीजन बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, आपके मन में जो आए वो लिखना। चलो नेक्स्ट, पराग अग्रवाल कौन बने हैं, ट्विटर के सीईओ। 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव गोवा में आयोजित हुआ है और IFFI को भी याद रखना है, इसका 52वां संस्करण भी गोवा में ही आयोजित होता है ये फेस्टिवल। पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए IPI अवार्ड, तो ये दिया गया है श्रीनिवासन जैन, मरियम अलावी, लक्ष्मी सुब्रमण्यम और भानु प्रकाश चंद, 4 लोगों को दिया गया है। और मैंने आपको 2020 का भी बताया था।
नेक्स्ट है मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं सौरभ घोषाल, पहले भारतीय, इसलिए याद रखना। संस्कृति और रचनात्मक उद्योगों के लिए यूनेस्को का गुडविल एम्बेसडर, तो ये किसे नियुक्त किया गया है? नाओमी कावासे। कहाँ की हैं? जापान की। कौन है? फिल्म डायरेक्टर। अरुणाचल प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर तो चुना गया है संजय दत्त को। राहुल बित्रा इनके कौन है? कंसल्टेंट यानी सलाहकार हैं। किसके? संजय दत्त। स्टार्टअप इंडिया ग्रैंड चैलेंज 2021 तो ये किसने जीता है? ये जीता है सास्कन मेडिटेक। ओरल स्कैन के लिए इनको अवार्ड ये दिया गया है। ओरल स्कैन क्या है? कैंसर के घाव को पता लगाने वाली एक मशीन है ना। चलो नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने ईरान के साथ गैस स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान ने ईरान के साथ गैस स्वैपिंग के लिए समझौता किया है। हाल ही में किस फुटबॉलर ने 7वीं बार बैलन डी'ओर का खिताब जीता है? 7वीं बार पूछ रहे हैं, तो ये जीता है लियोनेल मेसी ने। हाल ही में चीन का कौन सा संचार उपग्रह लॉन्च किया है? तो जॉन्जिंग 1D यानी फर्स्ट डी। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में भाग लिया है? तो ये किस कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन मालदीव और श्रीलंका ने लिया है। किससे रिलेटेड? समुद्र के आसपास जो भी हिंद महासागर में प्रॉब्लम्स आएंगी वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? इन लोगों की। ठीक है। हाल ही में कब एनसीसी ने अपना 73वां, तो 4th संडे याद रखना है नवंबर का, और जो कब पड़ा था 28 तारीख को, इसीलिए ये 28 नवंबर को मनाया गया। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे यानी आपके क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, IFFI 2021 में सिल्वर पिकॉक अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर किसने जीता है? ये आपके ऑप्शंस हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं ऑलरेडी साइड में हूं। कोशिश यही करनी है मोस्टली कि आप ज्यादा से ज्यादा आंसर दे सकें, क्योंकि अब अगर आप अब भी सीरियस नहीं होंगे तो फिर कब सीरियस होंगे? क्योंकि अब आपके पास बहाने भी तो नहीं होंगे ना कि वैकेंसी नहीं आ रही या ऐसा कुछ। और बाकी आप लोग खुश भी होंगे कि अब सारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो प्रॉपर वे में अपनी पढ़ाई आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, है ना। अब कोई एक्सक्यूजेस नहीं रहेंगे आपके पास किसी को देने के लिए, इसलिए। चलिए एक ये क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, कांतार की ब्रांड्स इंडिया 2021 रिपोर्ट में भारत का सबसे उद्देश्यपूर्ण FMCG ब्रांड कौन बना है? ये आपके क्वेश्चंस हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। अब ये वो क्वेश्चन है जो आपके लिए जरूरी थे और मैं नहीं पढ़ा पाई हूँ। अब ये आपसे पूछे हैं, आप बता लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मैं आपको कल तो बताऊंगी, कल के वीडियो में मैं इनके आंसर्स आपको बताऊंगी। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए थे। तो आपको क्या करना है, आपको पता है कि जो भी आपके आंसर्स हैं, इनको आंसर्स को कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना है। और मैंने आपसे एक क्वेश्चन और पूछा है CEO के बारे में, ट्विटर के जो अभी पराग अग्रवाल नियुक्त किए गए हैं, और ये भी बताया कि मोस्टली जो कंपनी है उसके जो CEO हैं वो इंडियंस ही हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये रीजन आपके मन में जो भी आता है वो दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।